नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप। यह जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। इसमें देखेंगे इतिहास यानी भारतीय इतिहास। यह प्राथमिक परीक्षा यानी पीटी स्पेशल है और इसमें हम देख रहे हैं मीडियल हिस्ट्री। और ये अंक देखें तो समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यानी ARO रीएग्जाम 2023, जिसका रीएग्जाम 27 जुलाई 2025 को आयोग द्वारा प्रस्तावित है। उसके लिए अंक अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही एसपीएससी के अंतर्गत यूपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025, जिसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। इसके अलावा बीपीएससी, एमपीएससी, जीपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी इत्यादि। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपीएससी, एसएससी के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इस लेक्चर में हम देख रहे हैं, इसका इंडेक्स देखें तो प्राचीन भारत पर आधारित जितने भी टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इस पर आधारित सभी जो है लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट में सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण लेक्चर हैं, जिस पर देखें तो यह आपका विजयनगर साम्राज्य, बमनी राज्य में धार्मिक आंदोलन पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोडेड है। इस चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बिल्कुल उपलब्ध है। तो इसके आगे यानी महमूद गजनवी का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य को इस लेक्चर में देखेंगे। साथ ही इस लेक्चर में जो है समसामयिक घटना चक्र के भी कुछ नोट्स, महत्वपूर्ण नोट्स लिए जाएंगे। इसमें समसामयिक घटना चक्र के नोट्स को देखें तो ये जीएस चित्रात्मक प्रस्तुति है। दृष्टि इसका यह पार्ट है। इसमें भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री है। और इसमें जो हम देखने जा रहे हैं वो बेस्ड ऑन माइंड मैप के अंतर्गत जो जीएस वर्ड का महत्वपूर्ण नोट्स है उस पर भी आधारित है। साथ ही यह समसामयिक घटना चक्र के आधार पर भी हम इसको देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इस टॉपिक को देख रहे हैं इसमें, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत देखें तो भारत और मुस्लिम आक्रमण इत्यादि ये सब जानकारी जो है इस लेक्चर में कवर की जाएगी। यानी सारी जानकारी इस लेक्चर में कवर की जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले बेस्ड ऑन माइंड मैप को देखते हैं, इसके बाद इस पर लेक्चर पर या इस नोट्स पर लौटते हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के नोट्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण नोट्स या लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं, उसको आप पुनः देखना चाहें तो अन्य प्रमुख सिख गुरु एवं योगदान को निकल के लेक्चर में देखा है। वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं चैनल पर। इसके अलावा भक्ति आंदोलन को भी हमने महत्वपूर्ण लेक्चर ग्रुप में कवर किया है। इसके बाद धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन, बहमनी राज्य, इसके अलावा जो है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम, सालो, तुलु और वेदु वंश को भी हमने देख लिया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण रूप से देखें संतुलित काल के प्रांतीय राजवंश को भी हमने लेक्चर ग्रुप में कवर किया है। अब इसमें इसके शुरू से देखते हैं, मध्यकालीन भारत यानी मीडियल हिस्ट्री का जो है शुरुआती भाग को इसमें कवर करते हैं। मध्यकालीन भारत को देखते हैं तो इसमें देखें मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर अरब आक्रमण शुरू होता है। अरबों द्वारा 712 में यानी अरबों द्वारा 712 ईस्वी में सिंध का शासक उस दौरान दाहिर था। तो यह शुरुआत इसकी है। इसके बाद देखें तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक जयपाल था। यानी प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक क्या था? जयपाल था। और अरबों द्वारा 712 में सिंध विजय किया गया, उस दौरान सिंध का शासक दाहिर था। इसके बाद देखें तो भारत पर 17 बार आक्रमण, यहाँ पर इसके बारे में देखें महमूद गजनी जो खुरासान शासक था, इसके बारे में देखने जा रहे हैं। यानी मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमने यह देखा, यह इसकी बैकग्राउंड है और ये इसका बैकग्राउंड है। इसमें महमूद गजनी को लेकर चलते हैं। महमूद गजनी जो खुरासान का शासक था, इसके बारे में देखते हैं। तो यह जो है यानी महमूद गजनी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, मुख्यतः धन लूटने के लिए। यानी इसका उद्देश्य क्या था? महमूद गजनी जो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना था। प्रथम आक्रमण इसका 1000 ईस्वी में होता है भारत पर। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है महमूद गजनी। अंतिम आक्रमण इसका 1027 में जाटों के खिलाफ होता है। महमूद गजनी के दौरान देखें तो इसके दरबारी विद्वान यानी महमूद गजनी के दरबारी विद्वान कौन थे? एक विद्वान है, विधान लिखा है, विद्वान अलबरूनी, फिरदौसी, उलवी, फारूकी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शाहनामा किसकी रचना है? तो ये शाहनामा की रचना फिरदौसी ने किया था। फिरदौसी जो है यह महमूद गजनी का दरबारी विद्वान था। इसके दरबार में शिवंत राय तिलक जैसे हिंदू शासक थे। यानी महमूद गजनी के दरबार में शिवंत राय तिलक जैसे हिंदू शासक भी थे। सुल्तान की उपाधि वाला प्रथम शासक यानी महमूद गजनी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक रहा मध्यकालीन भारत में। इसके बाद देखें तो यह महमूद गजनी, कहीं कहीं गजनवी भी लिखा होता है, तो महमूद गजनी या गजनवी के प्रमुख आक्रमण देखें तो नगरकोट पर 1009 में आक्रमण करता है, थानेश्वर पर 1014 में आक्रमण किया, कश्मीर पर 1015 में, मथुरा पर 1019 में और कलिंजर पर 1019 से 1023 के बीच कलिंजर पर आक्रमण करता है महमूद गजनी या गजनवी। इसके 17 जो आक्रमण थे उसमें शामिल हैं। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि संतुलित काल में 6 वंशों का शासन था, जबकि मुगल काल में 15 शासकों का शासन था, जिसमें प्रमुख रूप से 6 शासक थे। आगे हम इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं मोहम्मद गजनी या गजनवी की बात मोहम्मद गौरी को देखते हैं। मोहम्मद गौरी, इसमें देखें तो यह है कि गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल, बिहार में लूट की और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पूछा जाता है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने जलाया? तो गौरी के जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसने बंगाल और बिहार में लूट की, साथ ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया। जो कि यह देखें नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भारत की जो ज्ञान ज्योति की पुंज थे, जिसको यह नष्ट किया बख्तियार खिलजी जो गौरी का सेनापति था, मोहम्मद गौरी का सेनापति था। आगे इसमें देखते हैं तो मोहम्मद गौरी
के सिक्कों पर कलमा एवं लक्ष्मी यानी जो धन की देवी माता लक्ष्मी है उनका चिन्ह अंकित था। मोहम्मद गौरी के जो सिक्के चला उस पर कलमा था एवं लक्ष्मी देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित थे। भारत पर प्रथम आक्रमण मोहम्मद गौरी का जो 1175 यानी 1175 ईस्वी पर यह प्रथम आक्रमण करता है। दूसरा इसका आक्रमण 1178 यानी 1178 ईस्वी पाटन पर करता है। उस दौरान पाटन का शासक भीम सेकंड था। अहिलवाड़ का युद्ध के नाम से यह जाना जाता है। दूसरा युद्ध जो मोहम्मद गौरी और भीम सेकंड के बीच होता है। इसके बाद इसमें देखें तो तराइन का प्रथम युद्ध यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इनको पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जानते हैं या राय पिथौड़ा के नाम से भी पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं। इसमें जो है तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1151 में होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी भाग जाता है या फिर पृथ्वीराज चौहान इसको भाग जाने देते हैं, जो कि इनकी बहुत बड़ी भूल साबित होती है। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है वो 1 साल बाद होता है, 1192 में होता है। यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी इनको भाग जाने या निकलने की बात नहीं करता है, बल्कि यहीं उनकी हत्या कर देता है। और यही पहले युद्ध में जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराते हैं, पराजित करते हैं, यह भी इसकी हत्या कर दी होते तो भारत का इतिहास कुछ और होता था। तराइन का द्वितीय युद्ध भी नहीं होता और मोहम्मद गौरी जो है इसके बाद जो है यह श्रृंखला जो है युद्धों की समाप्त हो गई होती और भारत का इतिहास जो कुछ और होता था। भारत में मुस्लिम शासन का अंत हो सकता था, यह सल्तनत काल नहीं हो सकता था। तो इतिहास में कुछ ये होगा वो होगा ऐसा होगा, ये सब नहीं बातें कही जाती हैं, जो हुआ है उसी पर जो है चर्चा की जाती है। तो ये गद्दारों का भारत में देखें जो इतिहास रहे हैं, जहाँ से भी टर्निंग पॉइंट हुआ, गद्दारों ने या जो अपने ही लोगों ने धोखा दिया है, जिसमें जो ये जयचंद जो है चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच। जयचंद ही जो इन्वाइट किया था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध गौरी को आने के लिए। तो इसको समाप्त करने के बाद, पृथ्वीराज चौहान को समाप्त करने के बाद उन्होंने यह जयचंद को भी समाप्त करता है चंदावर के युद्ध 1194 में। 2 साल बाद गौरी समाप्त कर देता है। और हालांकि इन सबों का प्रारंभिक जो लक्ष्य था वो धन लूटना ही था। ये सब जो अपना शासन भारत पर करने के उद्देश्य से आक्रमण नहीं भारत पर किए थे, लेकिन यहाँ पर एक गद्दारों की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। जैसा कि देखें 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें मीर कासिम जो है वो गद्दारी करता है, जिसकी वजह से जो अंग्रेज है वो भारत में 200 साल तक शासन करने में सफल होते हैं। और जो है वे भी पहले शुरुआती दौर में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से 150 साल यानी 150 वर्षों तक भारत पर व्यापार किए। इसके बाद जो है वह वहाँ पर 200 वर्षों तक शासन करने में सफल हुए। यही घटना जयचंद के साथ होती है। जयचंद यदि उस दौरान गद्दारी न करता तो जो सल्तनत काल पर मुस्लिम शासन न होता और लगभग 600 वर्षों तक जो है 6 वंश जो है सल्तनत काल में शासन न कर पाए होते, तो भारत का इतिहास कुछ और हो सकता था। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो यह है जयचंद को हमने देखा चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, इसमें भी गौरी की जीत होती है, जयचंद मारा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो गौरी के समय मोहम्मद चिश्ती भारत आए, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। इस पर हमने कल ही के लेक्चर में महत्वपूर्ण रूप से इस पर जानकारी ली है कि जो मोहम्मद गौरी के समय मोहम्मद चिश्ती भारत आए, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है। थोड़ी जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने सूफी धर्म को देखा। तो यहाँ पर हमने मोहम्मद गौरी के समय देखा कि यह जो है आपका ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। सूफी धर्म के बारे में कल हमने इस जानकारी को देखा था। इसमें यहाँ पर है कि मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में भारत आए, द्वारा भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत हुई। यह देख सकते हैं 1192 में आए और इसी दौरान जो है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। और इसी दौरान मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत आते हैं और भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गौरी के समय मोहम्मद चिश्ती भारत आए, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। यानी यहाँ 1192 ईस्वी में जिस दौरान मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध था, उसी दौरान यह जो है चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोहम्मद चिश्ती आए। इसके बाद अलबरूनी के बारे में देख लेते हैं। इसकी किताबें रचनाएं जो एक लेखक है वेरी इंपॉर्टेंट है ज्ञान दृष्टिकोण से। तो अलबरूनी के बारे में देखें तो गजनी के साथ भारत आया। अभी मैंने ऊपर देखा मोहम्मद गजनवी जो था या गजनी था, के साथ भारत आया। इसकी रचना क्या रही? तो किताब उल हिंद या ताकीकी हिंद की रचना इसने अलबरूनी ने किया। तारिक-ए-यामनी गजनी के जीवन पर आधारित जो है, अलबरूनी ने जो गजनी के जीवन पर आधारित रचना क्या लिखी है? तारिक-ए-यामनी लिखी है। अलबरूनी इंडिया एंड अकाउंट ऑफ रिलीजन, लेखक इसके एडवर्ड सी सचाऊ हैं। यानी एडवर्ड सी सचाऊ द्वारा जो लिखित रचना है वो अलबरूनी इंडिया एंड अकाउंट ऑफ रिलीजन लिखा है इन्होंने, एडवर्ड सी सचाऊ ने। अब इसके बाद देखते हैं दिल्ली सल्तनत को। हमने देखा दिल्ली सल्तनत को, सल्तनत काल में 6 वंशों का शासन था। तो दिल्ली सल्तनत में देखें तो सबसे पहला जो वंश होता है वो गुलाम वंश होता है। इसके बाद खिजरी वंश होता है, फिर तुगलक वंश। ये सभी तुर्क थे, ध्यान देना है कि तुर्क थे। और लोदी वंश, जो लोदी वंश हुआ ये अफगान थे। यानी दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने किया। तो जो लोदी वंश था वो अफगान थे। दिल्ली प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था और ये अफगान यानी लोदी वंश अफगानी थे। इसके बाद सैयद वंश अरब के थे, यानी इसमें देखें 2 जो है अलग थे, सैयद वंश और लोदी वंश जो है ये अलग थे, बाकी सभी तुर्क थे, जिसमें तुगलक वंश, खिलजी वंश और गुलाम वंश शामिल है। और इसमें यानी इन सभी में देखें तो सबसे छोटे समय तक जो है वह दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया वो खिलजी वंश ने शासन किया सबसे छोटे समय के लिए। और सबसे लंबा समय इसमें जो था वो तुगलक वंश का था। तुगलक वंश ने इसमें सबसे लंबे समय तक शासन किया।
इसमें ध्यान दें कि सर्वाधिक समय तक जो शासन किया वो दिल्ली सल्तनत में वह तुगलक वंश था और इसने लगभग 78 साल तक जो है वो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सबसे कम समय तक जो शासन किया वो खिलजी वंश ने किया, ये लगभग 30 वर्ष तक जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। बहलो लोदी 38 वर्ष शासन किया, ने सर्वाधिक समय तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। और दूसरा जो रहा फिरोज तुगलक ने शासन किया 37 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर। सबसे बड़ा साम्राज्य देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। यानी ध्यान दें कि इसमें जो हमने देखा कि लोदी वंश जो अफगानी थे इसकी स्थापना जो किया था बहलो लोदी ने किया था। बहलो लोदी ही सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत पर शासक था या सुल्तान था, सर्वाधिक 38 वर्ष तक शासन किया। अब इसके आगे देखने से पहले यानी गुलाम वंश जिसको मामलुक वंश जिसका समय 1206 से 1290 भी था, इसके शासकों को देखने से पहले समसामयिक घटना चक्र के नोट्स को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। इसमें देखें समसामयिक घटना चक्र के नोट्स में मध्यकालीन भारत को देखना चाहें, मध्यकालीन भारत का इतिहास को, तो इसमें जो नोट्स दिया गया है ये चित्रात्मक प्रस्तुति है और बेस्ड ऑन माइंड मैप है, चित्रात्मक प्रस्तुति है। तो इसमें देखें भारत पर मुस्लिम आक्रमण, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण के रूप में देखें तो यहाँ हजरत मोहम्मद साहब के बारे में दिया गया है, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में दिया गया। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में होता है और उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में होती है। इस पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर जो 6वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन और महत्वपूर्ण आंदोलन रहे उसमें चर्चा इनके बारे में विस्तार से की गई है। प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो लेक्चर, इसको जाकर आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ देखें भारत का खूबसूरत नक्शा है और इसमें देखें तो हिंदुस्तान नाम रखा ईरानियों ने, यानी अपने देश भारत का जो नाम है, जो अखंड भारत था, यह वर्तमान में हालांकि भारत का स्वरूप है, जो कि भारत पहले अखंड भारत के रूप में था, जो आधुनिक रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि जो भाग थे और नेपाल, भूटान इत्यादि जो भी भूभाग थे, म्यांमार भी, ये अखंड भारत के रूप में जाने जाते थे। यानी भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में ये सारे देश भारत के अंग थे। लेकिन अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो डिवाइड एंड रूल्स की नीति के अंतर्गत भारत का यह विखंडन होकर भारत का जो आधुनिक स्वरूप इस रूप में है, फिर भी भारत जो है वह अलौकिक अद्वितीय है। तो यहाँ देखें हिंदुस्तान नाम रखा ईरानियों ने, कहने का आशय यदि भारत आज भी अखंड भारत होता तो विश्व पर भारत का वर्चस्व होता और भारत के सभी नागरिक जो है, अखंड भारत के सभी नागरिक के मिलकर सभी प्रयासरत करते तो वास्तव में जो है वह जो पश्चिम के देश हैं वह भारत या एशिया का साल या वर्ष होता या प्रभुत्व होता पूरे विश्व पर। हालांकि भारत के इतिहास को देखें तो यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि यह सारे धर्मों की जननी का देश अपना देश भारत रहा है, यानी सारे धर्म जो यहीं से निकले हैं और यानी यह मूल है, जो सभी धर्मों का मूल है। भारत ने किसी पर भी आक्रमण नहीं किया, यहीं से जो है सारी संस्कृति सभ्यता का विकास हुआ है। विश्व को योगदान है भारत की शांति समृद्धि वस्तुतः कुटुंबकम जो है भारत की संस्कृति और सभ्यता संपूर्ण विश्व को देन है या धरोहर के रूप में भारत ने सबको प्रदान किया है। तो हिंदुस्तान नाम रखा ईरानियों ने, इंडिया नाम रखा यूनानियों ने। यह ध्यान देना है कि इंडिया नाम किसने रखा है, यूनानियों ने रखा है, आज जबकि हिंदुस्तान नाम रखा ईरानियों ने। चलिए इस पर देखते हैं। तो इसमें देखें अरबों का सिंध आक्रमण, जिसको हमने बेस्ट ऑन माइंड मैप के माध्यम से देखने का प्रयास किया था। तो अरबों के आक्रमण के अंतर्गत देखें तो 712 में दिवल पर विजय प्राप्त किया अरब द्वारा। इसके प्रमुख कारण देखें, प्रमुख कारण क्या था, हिंद महासागर में बंदरगाह की खोज, समुद्री डाकुओं की समस्या, यानी प्रमुख कारण के अंतर्गत जो इसमें रहे हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, यानी एकमात्र देश अपना देश भारत है जिसके नाम पर जो है महासागर का नाम इंडियन ओशन है। हिंद महासागर में बंदरगाह की खोज और समुद्री डाकुओं की समस्या इसके प्रमुख कारण रहे अरबों के आक्रमण के अंतर्गत। तत्कालिक कारण क्या देखें, समुद्री डाकुओं द्वारा अरब व्यापारियों पर हमला था, जहाजों पर कब्जा करना, यानी समुद्री डाकुओं द्वारा क्या था, अरब व्यापारियों पर हमला था, जहाजों पर कब्जा करने के कारण जो थे द्विज स्थल मार्ग से व्यापार करने के माध्यम से आक्रमण करके जो है व्यापार या धन लूटने का प्रयास करते थे। यानी एक तरह से ये भी लुटेरे रहे क्योंकि समुद्र से डाकू करते थे और यह जो है स्थल मार्ग से आकर के धन लूटने का ही काम करता था। ये भी डाकू ही थे जो आक्रमण कर रहे थे अरब। और इसमें देखें तो अरबों की विजय के कारण क्या रहे, तो अरबों के विजय के कारण को देखें तो अरबों की बेहतर अश्व सेना थी, यानी अरबों की बेहतर जो घुड़सवार सेना थी वो बेहतर थी। दाहिर के प्रति आंतरिक विश्वासघात, दाहिर के प्रति जो उसके आंतरिक विश्वासघात, यानी उसी के लोगों ने उसका जो है विश्वासघात किया, अर्थात उसके साथ धोखा किया। अरबों की बेहतर तीरंदाज सेना, यानी अरबों की जो थी वह बेहतर तीरंदाज सेना थी। अश्व सेना तो बेहतर थी, इसके अलावा तीरंदाज सेना भी बेहतर थी। इसका परिणाम क्या निकला, तो परिणाम यह रहा कि राजनीतिक परिणाम और सांस्कृतिक परिणाम को हम देखें तो राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि सिंध एक रणनीतिक क्षेत्र बन गया, यानी इसमें ध्यान दें तो सिंध एक रणनीतिक क्षेत्र बन गया, स्ट्रेटेजिक जोन बन गया जिस पर अरबों का कब्जा हो गया। सांस्कृतिक परिणाम देखें तो भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हुआ, भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ, इसकी परिणाम है। नोट इसमें क्या है, तो इतिहासकार स्टैनले लेनपूल अरबों के सिंध पर आक्रमण की घटना को महत्वहीन मानते हैं। पूछा सकता है कि सिंध पर आक्रमण की घटना को महत्वपूर्ण किसने माना है, तो इतिहासकार स्टैनले लेनपूल ने माना है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम को देखते हैं। 712 ईस्वी भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम करता है। 712 ईस्वी सिंध को विजित करने वाला प्रथम, यानी सिंध को विजित करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी यह मोहम्मद बिन कासिम बना। इसके बाद दाहिर के रूप में देखें तो यह भारतीय राजा दाहिर था। भारत पर आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था, सिंध का शासक ध्यान देना है। दाहिर के बारे में देखें तो दाहिर यह है सिंध क्षेत्र का अंतिम हिंदू ब्राह्मण शासक था दाहिर।
आगे इसमें देखते हैं तो अरोर या अरोड़ का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है कि अरोर या अरोड़ का युद्ध क्या है। तो इसमें देखें मोहम्मद बिन कासिम तथा दाहिर के मध्य, यानी मोहम्मद बिन कासिम तथा दाहिर के मध्य जो युद्ध होता है वो अरोर या अरोड़ का युद्ध के नाम से जाना जाता है। स्थान क्या रहा? सिंधु नदी का तट 712 ईस्वी में रहा गया। परिणाम दाहिर मारा गया। अरोर या अरोड़ के युद्ध में दाहिर क्या हुआ? मारा गया, जो मोहम्मद बिन कासिम तथा दाहिर के मध्य हुआ। भी आंतरिक षड्यंत्रों का ही परिणाम था। मोहम्मद बिन कासिम की बात देखते हैं महमूद गजनवी या गजनी के बारे में देखें तो गजनी का शासक 958 ईस्वी में बना, यानी गजनी का शासक महमूद गजनवी या गजनी कब बना? तो 958 ईस्वी में जो है यह बना। शिक्षित एवं सुसभ्य था, यानी इसको शिक्षित और सुसभ्य कहा जा रहा है। सुसभ्य हालांकि वहाँ के लिए रहा होगा शिक्षित भी वहाँ, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से यह शिक्षित या सुसभ्य नहीं कहा जा सकता, बर्बर कहा जा सकता है, क्योंकि उसने लूटने डकैत के रूप में कार्य किया था भारत में। विद्वानों और कलाकारों का संरक्षण था, यानी विद्वानों और कलाकारों का संरक्षण करता था। सांस्कृतिक मुद्रा लेख युक्त चांदी के सिक्के जारी किए, यानी संस्कृत में लिखे जो मुद्रा लेख युक्त चांदी के सिक्के जारी किसने किए? महमूद गजनी या गजनवी ने जारी किया। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। तो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो इसमें फैक्ट है उसमें देखें तो यह है हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अरबों द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, यानी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के भेजा। कौन भेजा था? इराक के हाकिम अल हज्जाज ने भेजा था। किसको भेजा था? कासिम को भेजा था भारत आक्रमण करने के लिए। वह प्रमुख फारसी ग्रंथ जिससे अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है चचनामा है। गजनी वंश का संस्थापक था अलब्तगीन, यानी गजनी वंश का संस्थापक कौन था? वो अलब्तगीन, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चचनामा जो है जो प्रमुख फारसी ग्रंथ जिसमें अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। गजनी वंश का अन्य नाम, यानी गजनी वंश का अन्य क्या नाम है? तो यामनी वंश है, यानी गजनी वंश का संस्थापक गजनी वंश भी कहा जाए, यामनी वंश कहा जाए, इसका अन्य नाम के रूप में। गजनी को अपनी राजधानी बनाया था अलब्तगीन, जो इसका संस्थापक था, उसने राजधानी बनाया। सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी की भारत पर आक्रमण, यानी कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए, 17वां आक्रमण किया। महमूद गजनवी के आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूट करना था। ध्यान देना है, मात्र लूट करना, डकैती करना था। महमूद गजनवी को यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। ध्यान देना है कि यह बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने जो महमूद गजनवी कौन सी उपाधि दी? 2 उपाधि, यामीन उद दौला की उपाधि दी और आमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे हम देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम तथा मोहम्मद गौरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह कासिम था, इसको हमने देख लिया है, ये कासिम प्रथम आक्रमणकारी था। आगे इसमें जल्दी से देखें तो दरबारी इतिहासकार, यानी इसमें देखें तो दरबारी इतिहासकार कौन है? हालांकि ये सब जानकारी जो है भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण और मोहम्मद गौरी के समय प्रमुख भारतीय राज्य उनके शासक महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण इत्यादि फिरदौसी का ये सारी जानकारी इसमें है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले दरबारी इतिहासकार उल्वी जो था उसके बारे में। तो इसमें देखें दरबारी इतिहासकार उल्वी के बारे में, तो किताब उल यामनी अथवा तारीख यामनी के लेखक ये उल्वी रहा। इसके बाद दरबारी विद्वान अल बरूनी के बारे में देखें तो अल बरूनी गजनी के साथ भारत आया। एक गजनी के दरबारी इतिहासकार के बारे में देख रहे हैं, तो अल बरूनी गजनी के साथ भारत आया था। बैहाकी तारीख ए सुबुतगीन का लेखक यह रहा अल बरूनी। ध्यान दें कि बैहाकी जो है, यह बैहाकी जो है इसने क्या लिखा है? तारीख ए सुबुतगीन का लेखक यह बैहाकी रहा। उजारी जो इसने क्या, ये फारस का कवि रहा। तूसी एवं उनसुरी खुरासानी विद्वान थे। असदी और फारूकी इत्यादि भी दरबारी विद्वान थे। किसके? महमूद गजनी के समय के, क्या दरबार में थे। इसके बाद देखें अल बरूनी के बारे में थोड़ा डिटेल में इसमें जानकारी देखें तो अल बरूनी ये रहा। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ। संस्कृत का ज्ञाता था। तहकीक हिंद की रचना की, अरबी भाषा में रचना किया। खीवा देश का निवासी यह अल बरूनी था। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत इसका आगमन हुआ। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, यानी अल बरूनी जो देखें तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। इसके बाद देखें तो इतिहासकार के साथ साथ, ध्यान देना अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, इतिहासकार के साथ साथ यह खगोल विद्वान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र ज्ञाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर अल बरूनी के बारे में पूछा जाता है कि वो इतिहासकार के साथ साथ क्या था, तो ये इतना था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है तहकीक हिंद के बारे में देखें तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एडवर्ड साची सचाव ने किया। हिंदी भाषा में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया तहकीक हिंद का। इसके बाद यहाँ देखें तो फरिश्ता के बारे में देख लेते हैं। तो फरिश्ता क्या है? तारिक ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी का लेखक यही था, फरिश्ता था। इसका पूरा नाम, फरिश्ता का पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्राबादी फरिश्ता इसका पूरा नाम था। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित पुस्तक तारिक ए फरिश्ता इसने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत पर महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण, यानी 17 आक्रमणों में प्रमुख आक्रमण को देखना चाहें तो इसमें आक्रमण वर्ष अवधि इसमें दिया गया है। इसका देखें तो
17वां आक्रमण जो किया था, सबसे पहला आक्रमण हमने देखा था माइंड मैप में कि 1000 ईस्वी में किया था। इसके बाद देखें जयपाल आक्रमण जो इसने किया था, जयपाल आक्रमण 1001 ईस्वी में। इसके बाद 1004 से 1005 से मुल्तान आक्रमण किया, थानेश्वर आक्रमण 1014 में, कलिंजर आक्रमण 1019 तथा 1022-23 में किया, सिंध पर जाटो आक्रमण 1027 में, और सोमनाथ आक्रमण इसका बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 से 1026 पर, मथुरा कन्नौज आक्रमण 1018 से 1019 पर, यानी इसके प्रमुख आक्रमण शामिल रहे। इसके बाद इसमें देखिए मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय प्रमुख भारतीय राज्य उसके शासक मोहम्मद गजनवी को देख रहे हैं, यानी कि भारत पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण को हमने देखा। मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण 1099 से 1027 ईस्वी तक कुल 17 आक्रमण किया। उद्देश्य मुक्त लूटपाट या धन लूटना था। 1025 1026 ईस्वी सोमनाथ मंदिर की लूट इसकी महत्वपूर्ण आक्रमण था। 1019 से 1020 ईस्वी में चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया। तत्कालीन शासक चंदेल का जो तत्कालीन शासक विद्याधर था, अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक यही था चंदेल विद्याधर। फिरदौसी के बारे में देखें तो फिरदौसी शाहनामा का लेखक जो फिरदौसी है, महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। यह फिरदौसी उपाधि पूर्व का होमर फिरदौसी को कहा जाता था। इसके बाद मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय प्रमुख भारतीय राज्य उसके शासक को देखें तो राज्य यानी मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आता है। तो पंजाब जो राज्य रहा, जिसकी राजधानी लाहौर थी, शासक का खुसरो मलिक गजनवी वंश का अंतिम शासक रहा। खुसरो मलिक था, गजनवी वंश का अंतिम शासक यह रहा। राज्य सिंध देखें तो सिंध का शासक सुम्र जाति के मुस्लिम थे। राज्य मुल्तान देखें तो इसका शासक कर्माती जाति के मुस्लिम का शासक मुल्तान पर था। राज्य गुजरात और काठियावाड़ को देखें तो इसमें जो शासक था मूलराज द्वितीय या भीम सेकंड का शासन जो था गुजरात और काठियावाड़ पर था। राजधानी इसका अहिलवाड़ या पाटन थे। इसके बाद देखें तो राज्य दिल्ली व अजमेर पर शासन पृथ्वीराज द्वितीय या राज पिथौरा का शासन था उस दौरान मोहम्मद गौरी के समय। अब इसमें परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण यानी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वे प्रश्न देखें। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरूर थी। वह चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था वो विद्याधर था। विद्याधर को हमने देखा, यानी कहने का ऐसा हुआ कि अलबरूनी के विषय में सत्य कथन कौन है तो उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था, ये सत्य है। वह संस्कृत विद्वान था, ये भी सत्य होते। कौन नीति विशेषज्ञ था, ये भी सत्य। क्योंकि अलबरूनी के बारे में देखा कि जो अलबरूनी है वह इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित व धर्म और शास्त्र ज्ञाता था, इसलिए कथन सत्य है। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। भीम द्वितीय के बारे में हमने देखा था कि भीम द्वितीय जो है, इसका नाम देखें भीम द्वितीय जो आपका है, भीम द्वितीय के बारे में यहाँ पर हम देख रहे थे। यह भीम द्वितीय जो है गुजरात व काठियावाड़ का शासक भीम द्वितीय था। इसका मूल नाम मूलराज द्वितीय था, इसे भीम सेकंड के नाम जानते हैं। ये राजधानी अहिलवाड़ और पाटन थे। तो इसने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, यानी कहने का मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने किया था। वो युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम देखें तो सबसे पहले मोहम्मद गजनवी है, फिर मोहम्मद गौरी है, चंगेज खान, इसके बाद तैमूर है। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम एकता प्रदान किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है प्रथम एकता प्रदान किया था जो उसका गुलाम था। इसी के बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है, यानी ममलूक वंश की स्थापना होती है, क्योंकि वे सभी एक माता पिता के संतान नहीं थे। मोहम्मद गौरी का गुलाम जो है देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका गुलाम इल्तुतमिश इत्यादि सब गुलाम ही शासन करते हैं। गुलाम वंश या ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। तो उस पर आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी रहा, जिसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, उसको हमने आगे देखा था। भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय में सत्य कथन है, तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, सत्य है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी सत्य है, क्योंकि षड्यंत्रों के कारण जो है यह सफल हुए आक्रमणकारी भारत पर। अब इसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद गौरी के बारे में देखें तो प्रथम इसका आक्रमण 1175 में मुल्तान पर होता है। इसके सिक्के पर देखें तो एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ है। इसके बाद देखें तो इसके प्रमुख विजय में पंजाब पर विजय, पेशावर विजय और सिंध पर विजय इसके प्रमुख विजयों में शामिल है। चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में होता है, मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य होता है। मोहम्मद गौरी की ओर से सैन्य नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा परिणाम जयचंद की पराजय होती है। यानी इसमें ध्यान दें कि जो चंदावर का युद्ध होता है वह मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में होता है। मोहम्मद गौरी का सैन्य नेतृत्व यानी सेनापति जो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, जो उसका गुलाम था, जो बाद में जो है दिल्ली सल्तनत के रूप में दिल्ली पर शासन करता है या ममलूक वंश या गुलाम वंश की स्थापना करता है। इसके बाद इसमें देखें तो यह है कि 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण मोहम्मद गौरी करता है। भारतीय शासक मूलराज सेकंड या भीम सेकंड था। इस आक्रमण के समय नायका देवी ने सैन्य नेतृत्व किया। इस आक्रमण के समय नायका देवी, ध्यान देना है कि नायका देवी ने सैन्य नेतृत्व किया था। आबू पर्वत के निकट युद्ध मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच में। परिणाम मोहम्मद गौरी की पराजय होती है इसमें और वो भाग जाता है। 1192 में एक साल के बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही। परिणाम इसमें पृथ्वीराज चौहान की परास्त होते हैं। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी तराइन के द्वितीय युद्ध से।
इसके बाद देखें तो मोहम्मद गौरी के बारे में देखें तो मोहम्मद गौरी अंतिम अभियान इसका 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध होता है। मोहम्मद गौरी के 3 उत्तराधिकारी थे, यानी ध्यान दें कि मोहम्मद गौरी के 3 उत्तराधिकारी कौन कौन थे। तो यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका गुलाम था, गुलाम वंश का संस्थापक या ममलूक वंश का संस्थापक ये साबित होता है। इसके बाद दूसरा उत्तराधिकारी नसरुद्दीन कुबाचा जो सिंध का शासक बनता है। तीसरा जो है ताजुद्दीन यलदौज इसका उत्तराधिकारी जो गजनी का शासक बनता है, और भारत का जो बनता है इसका गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। यानी तीनों 3 जगह जो है अपनी सत्ता संभालते हैं। इसके बाद देखें तो बख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में देखें। यानी ये जो है भारत का अत्यधिक खूंखार डकैत के रूप में इसको हम साबित कर सकते हैं या कर सकते हैं, जो कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, जलाया, बंगाल और बिहार का लूट इसने किया। इसमें बिहार विजय और बंगाल विजय के रूप में इसके देखते हैं। तो बिहार पर आक्रमण करता है, बिहार विजय के लिए बिहार पर आक्रमण करता है और राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लेता है। यानी उस दौरान राजधानी जो उदंतपुर थी उस पर कब्जा कर लेता है कौन? बख्तियार खिलजी। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है, जो कि यह उस दौरान देखें तो बौद्ध शिक्षा या भारतीय जो शिक्षा या विश्व की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके बाद बंगाल विजय देखें तो बंगाल पर आक्रमण करता है, लखनौती राजधानी घोषित करता है। तत्कालीन शासक लक्ष्मण सेन, उस दौरान जो शासक था बंगाल पर लक्ष्मण सेन था, बिना युद्ध किए ही भाग गया, पूर्वी बंगाल में शरण लिया उसने। कौन? यह लक्ष्मण सेन। किसके आक्रमण के समय? यही इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी के आक्रमण के समय। इसमें आगे जो होगी राजपूतों की हार के कारण या महत्वपूर्ण तथ्य इत्यादि, दिल्ली सल्तनत इत्यादि को देखेंगे। तो इससे पहले हम माइंड मैप के नोट्स को देख लेते हैं, इसके बाद इसके नोट्स को देखेंगे, गुलाम वंश इत्यादि जो है। तो बल्कि इसको देख ही लेते हैं, इसके बाद माइंड मैप पर चलते हैं। तो राजपूतों की हार के कारण को इसमें देख लेते हैं। तो राजनीतिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण और धार्मिक कारण क्या है इसके। तो राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक विखंडन था, यानी राजनीतिक एकता नहीं थी बल्कि बिखराव था। राजपूतों में एकता का अभाव था, यानी वे एक नहीं थे। कन्नौज हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी होती है। सैनिक कारण, अस्थायी सेना का अभाव था, सामंतवाद था, युद्ध की पारंपरिक विधि का अनुसरण करते थे। सामाजिक सांस्कृतिक कारण देखें तो राजपूतों का आदर्शवादी होना उनके सामाजिक सांस्कृतिक कारण में हार का कारण बनता है। शत्रुओं को क्षमादान देना, जैसा कि पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में गौरी को पराजित करके उसे क्षमा कर देते हैं, जबकि वहीं जो है 1 साल बाद तराइन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को हराता है और उनको क्षमा नहीं करता बल्कि उनको मार देता है। यदि पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड तराइन के प्रथम युद्ध में ही मोहम्मद गौरी को मार दिए होते तो भारत में मुस्लिम जो शासन उसकी शुरुआत नहीं होती, भारत का इतिहास कुछ और हो सकता था। जाति प्रथा भी थे, जिसके कारण जो है आंतरिक जो विद्रोह या कलह था या धोखेबाजी हुआ करते थे। धार्मिक कारण क्या? धर्म, नैतिक नियमों की अखंड रक्षा, तुर्कों की भांति धार्मिक उन्माद में न होना, यानी संप्रदायवादिता न होना, ये जो हार के कारणों में शामिल था। तो धार्मिक उदारवादिता, सहिष्णुता इत्यादि थे। महत्वपूर्ण तथ्य, मेन फैक्ट को देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट क्या शामिल है उसको देखना चाहें तो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? अलतगिन यामनी वंश का संस्थापक था। फरिश्ता तारिक एक फरिश्ता का लेखक था। फिरदौसी शाहनामा का लेखक। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया। भीमदेव फर्स्ट सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सहयोग दिया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत को देख लेते हैं। तो गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत सबसे पहला जो गुलाम वंश है, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। सभी तुर्क सुल्तान अलग अलग वंश के, इसमें जो है गुलाम वंश में सभी तुर्क सुल्तान अलग अलग वंश के थे। स्वतंत्र माता पिता के संतान, यानी सभी जो स्वतंत्र माता पिता के संतान थे गुलाम वंश में, गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान का नाम अधिक उपयुक्त है। गुलाम वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए वहां पर देख सकते हैं, इसमें ये गुलाम वंश के महत्वपूर्ण शासक यहाँ पर है। गुलाम वंश के महत्वपूर्ण शासक इसमें संस्थापक के रूप में यहाँ से देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। इसमें 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने दिल्ली वंश पर शासन करता है। इसके बाद आराम शाह आता है 1 साल के लिए, 1210 से 1211 तक आराम शाह रहता है। इसके बाद इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है क्योंकि यह इल्तुतमिश का गुलाम था और इसका दामाद भी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश का समय देखें 1211 से 1236 तक इसका समय रहा। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 इसने शासन किया, यानी 1 साल के लिए। इसके बाद रजिया सुल्तान का समय आता है 1236 से 1240 समय तक 40 तक शासन किया। इसके बाद माइनुद्दीन बाराम शाह शासक बनता है 2 साल के लिए। अलाउद्दीन महमूद शाह यह भी 2 साल के लिए शासक बनता है या सुल्तान बनता है। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद यह देखें तो लगभग 20 वर्ष तक शासन करता है। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो इसमें महत्वपूर्ण शासकों में शामिल होता है, यह 1266 से 1286 ईस्वी तक यानी लगभग 20 वर्ष तक भी शासन करता है। इसके बाद कैकुबाद जो शासन करता है 1286 से 90 4 साल तक शासन करता है। इसके बाद अंतिम क्यूमस होता है जो 1290 ईस्वी में शासन करता है, यानी गुलाम वंश के एक महत्वपूर्ण जो है वह शासक सुल्तान रहे। इसके बाद परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो देखें मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था इल्तुतमिश है।
ताजुद्दीन यल्दाज, नसरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान एवं मलिक अल्तुनिया में से इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। तो मलिक अल्तुनिया इसका प्रतिद्वंदी नहीं था, सिर्फ इसके प्रतिद्वंदी थे। सत्य कथन है, ध्यान देना है कि सारे सत्य इसमें इल्तुतमिश के शासन में चंगेज खान भगोड़े फारिज युवराज की खोज में सिंध नदी तक पहुंचा था, यह सत्य है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, मलिक जानी को नियुक्त किया था। दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलवन था। बलवन के बारे में सही कथन है, इन सारे इनके बारे में कथन सही है। बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, सही है। बलवन उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण को सुरक्षित करना चाहता था, यह सत्य है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने धारण किया जिले इलाही की उपाधि धारण किया। सुल्तान बलवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य थे, यानी सुल्तान बलवन की महत्वपूर्ण कार्य में सारे शामिल है। नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्कान ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। नोट, नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बलवन को किसने उलुग खां की उपाधि दी? तो नसरुद्दीन महमूद ने दी। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है बलवन ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे जो है बारी बारी से हम देखेंगे जो गुलाम वंश के शासक रहे, जिसमें सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके बारे में और इल्तुतमिश इत्यादि के बारे में जानकारी देखेंगे। इससे पहले जो बेस्ड ऑन माइंड मैप के नोट्स को देख लेते हैं, फिर यहाँ से देखेंगे इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में जानकारी इसमें देखेंगे हम। इसके बाद रजिया सुल्तान, बलवन इत्यादि के बारे में भी जानकारी इसमें महत्वपूर्ण रूप से सिलेक्शन में लिया जाएगा। अब इसमें देखते हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप जो जीएस वर्ड का नोट्स है, उसके अंतर्गत इसमें देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला गुलाम वंश, इसको मामलुक वंश कहते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी तक जो इसका समय या शासन रहा गुलाम वंश का, यानी लगभग देखें 84 वर्ष तक इसने शासन किया है। और इसके प्रमुख शासकों को देखें तो इसका संस्थापक या फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। इसके बाद देखें तो जो शासक हुए क्रम से यहाँ से देखें तो इसके बाद इल्तुतमिश है, इसके बाद मुइजुद्दीन बाराम शाह, इसके बाद जसरुद्दीन महमूद है, इसके बाद बलवन है, इसके बाद मसूद शाह है, इसके बाद रजिया सुल्तान, इसके महत्वपूर्ण शासकों में शामिल है। हालांकि हमने जो है समसामयिक घटना चक्र के नोट्स में भी इसको देखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1206 से 1210 ईस्वी का समय रहा। तो इसके बारे में देखें, ऐबक का अर्थ क्या है? चंद्रमा का देवता, यानी चंद्रमा के देवता को ऐबक कहते हैं। राजधानी इसने लाहौर बनाया। ध्यान देना है कि इसने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। वास्तविक संस्थापक तो ऐसे इल्तुतमिश रहा, लेकिन यह स्थापना करता है, इसकी राजधानी लाहौर होती है। जबकि इल्तुतमिश जो राजधानी को दिल्ली बनाता है, तो इसकी राजधानी लाहौर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना है। 1206 ईस्वी में इसने शासक बना, क्योंकि 1206 से 1210 तक यानी 4 वर्ष तक शासन किया। लाख बख्श की उपाधि, यानी इसकी उपाधि क्या थी? लाख बख्श थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान दें, लाख बख्श का मतलब होता है जो उपाधि निर्धारण की, लाख बख्श का, इसका मतलब ध्यान दें लाखों का दान देने वाले को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है, जो कि इसकी उपाधि बनी है। कि इसने जो है मलिक सिपह सलार की पदवी धारण की, यानी मलिक और सिपह सलार की पदवी धारण किसने किया था? तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण किया था। और लाख बख्श या लाखों की दान देने वाला ये भी उपाधि धारण किया था, जबकि पदवी जो है मलिक और सिपह सलार की पदवी धारण की थी। गौरी का गुलाम था। ध्यान देना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इस वंश का संस्थापक रहा, संस्थापक गुलाम वंश का था, यह गौरी का गुलाम था। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है। हसम निजवी को संरक्षण, ये जो हसम निजवी को संरक्षण देता है या अपने संरक्षण में रखता है। गजनी के महमूद से दास मुक्ति पत्र प्राप्त करता है, यानी गजनी के जो महमूद थे उससे दास मुक्ति का पत्र प्राप्त करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रमुख स्थापत्य, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख स्थापत्य में देखें तो कुतुब मीनार की नींव डाली, हालांकि पूर्ण नहीं कराया। ध्यान देना कि इसने नींव डाली कुतुबुद्दीन मीनार की, जो है कुतुब मीनार की नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब बख्तियार काकी को समर्पित था ये जो है कुतुब मीनार जो है, इसकी नींव डाला इसने किसके लिए? कुतुब बख्तियार काकी को समर्पित किया इसने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि मस्जिद है, इसका भी निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। यह नोटेड पॉइंट है, कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक डलवाता है, जो कुतुब बख्तियार काकी को समर्पित करता है। जबकि कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाता है वो इल्तुतमिश कराता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश जो गुलामों का गुलाम के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश के बारे में आगे हम देखेंगे, लेकिन इल्तुतमिश देखेंगे तो तुर्किस्तान का एल्वरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। आगे इसमें बलवन, रजिया सुल्तान इत्यादि के बारे में भी देखेंगे और इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में यह होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।